थे चैप्टर 6, उसमें जो प्रोविजंस है वो व्यक्तियों को कॉम्पेल करना है कोर्ट के समक्ष। रीजन हमने बताया था कि दो रीजन है किस वजह से हम उनको कॉम्पेल करते हैं। एक तो फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है उनका कोर्ट में प्रस्तुत होना, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस आएंगे उनके प्रेजेंस में आएंगे, और ये व्यक्ति या तो एक्यूज्ड होंगे या फिर विटनेसेस होंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए एक्यूज्ड है और वैसी स्थिति में वो कन्विक्ट हो जाता है तो अगर कोर्ट में मौजूद है तो उसे फिर कारावास में डालना आसान हो जाता है। फरार होने पे तो फिर और सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और जो चैप्टर 6 के तहत प्रोविजंस हैं उसमें हम लोगों ने समन देख लिया, वारंट देख लिया। नेक्स्ट जो है वो है प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, और फोर्थ अटैचमेंट, कुर्की। लेजिस्लेचर ने इसको एक सीक्वेंस में दे रखा है। पहले समन प्रोविजंस 61 to 69, उसके बाद वारंट 70 to 81, और बाकी हम लोग देखेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ समन और वारंट के कंसर्निंग प्रोविजंस हैं इस कोड में, वहाँ वहाँ समन के कंसर्निंग जो चैप्टर 6 में प्रोविज़न है और जिस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होगा वो इशू होगा और सर्विस होगी, यानी सर्विस, इशू और एग्जीक्यूशन के कंसर्निंग, इन सभी के कंसर्निंग सारे के सारे प्रोविजंस जो चैप्टर 6 में है उसी के अकॉर्डिंगली लागू होगा। और ये चीज़ हमको जब सेक्शन 90 देखते हैं जो इसका लास्ट सेक्शन है चैप्टर 6 का, वहाँ इसकी घोषणा की गई है। इसलिए आपके लिए, चूँकि ये हर जगह लागू होगा, समन के कंसर्निंग भी, वारंट के कंसर्निंग भी, और जो प्रोविजंस दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही लागू होगा। चैप्टर 6 में जो प्रोविजन दिया है, जहाँ जहाँ इसने लिखा है इस कोड में और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है, पहले समन इशू करना चाहिए, फिर वारंट इशू करना चाहिए, फिर प्रोक्लेमेशन, फिर अटैचमेंट, ये इसी सीक्वेंस में होगा? कल हम लोग डिस्कस करते करते रह गए थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 87 के कंसर्न। हाँ, वो मजिस्ट्रेट ऐसा है जो समन इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है, और उसको क्या होता है कि जब भी वो ऐसी स्थिति में, जब समन, कौन से मामलों में समन इशू किया जाए, सभी मामलों में, कौन से मामलों में वारंट इशू करेंगे, इसके लिए कहीं स्पष्ट प्रोविजन नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड चला हुआ है कि फर्स्ट हम जिस समन इशू करेंगे उसके बाद वारंट इशू करेंगे। लेकिन मामला अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें समन इशू करना एक जस्ट फॉर्मेलिटी होगी, और उसका कारण क्या है, तो मजिस्ट्रेट को ये विश्वास करने का कारण है। क्या कारण है? कि वो व्यक्ति या तो फरार हो जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा। ये विश्वास का कारण उसके पास कब उत्पन्न हुआ है? समन जारी करने से पहले कि समन जारी करने के बाद? समन जारी करने से पहले विश्वास का कारण कैसे उत्पन्न हो सकता है? उसके आधार पे वो विश्वास कर लेगा, और समन जारी करने के बाद नहीं कर पाएगा, तब कैसे करेगा? देखिए, होता क्या है कि ऐसी स्थिति है कि वो दोनों पोजीशन में, या तो समन जारी करने से पहले या समन जारी करने के पश्चात। समन जारी करने से पहले अगर उसको रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव आप समझाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो समन की जगह वारंट इशू कर सकता है। और वारंट इशू करेगा तो किसको इशू करेगा? यस, जनरली पुलिस को, या फिर जरूरत पड़ने पर किसी भी पर्सन को वो वारंट इशू कर सकता है। वारंट इशू जब किया जाता है तो क्या आदेश रहता है?
उस व्यक्ति को, मतलब किसी थर्ड व्यक्ति को यह आदेश होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। और समन में क्या होता है, हम उसी व्यक्ति को कहते हैं कि पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आप उपस्थित होइए, ये अंतर होता है। तो वैसी स्थिति में जिस वक्त वो वारंट इशू कर रहा है, किस मामले में जिसमें समन इशू करना चाहिए था, और ये कब कर रहा है, रीजन टू बिलीव है, और ये कब कर सकता है, क्योंकि समन करना है, हम समन इशू करने से पहले भी कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि समन इशू कर दिया हमने, समन इशू किए हैं, तो हम उस समन में क्या लिखे होंगे कि पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आप उपस्थित होइए। तो हमने एक इसको टाइम पीरियड तो दे रखा है ना कि इस बीच आप उपस्थित होइए, और इस टाइम पीरियड में अगर हमको विश्वास करने का कारण हो गया तो व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा, फरार हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम इस बीच भी वारंट इशू करते हैं। समन के पहले की पोजीशन समझ रहे हैं, समन के बाद की पोजीशन भी समझ लीजिए, क्योंकि जिस समन में हमने वो डेट टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो इतना टाइम पीरियड के बीच अगर हमको किसी वजह से विश्वास का कारण हो गया तो वो फरार हो जाएगा या समन का पालन ही नहीं करेगा। वैसी स्थिति में हम फिर वारंट इशू कर सकते हैं। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति है कि समन का एग्जीक्यूट सर्विस हो गई, समन की सर्विस हो जाती है, इसका सबूत क्या होता है? हाँ, हम उस व्यक्ति को जो सर्विस करने जाता है वो क्या करता है, अपना खुद इंडोर्स करता है क्या? जिसको देता है। ये तो लोकल जुरिस्डिक्शन में, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में पहले वो वहाँ के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में चला जाएगा। ऐसा है क्या? मजिस्ट्रेट को जाता है, फिर उसके पश्चात हाँ, तो वो तो वहीं रह गया ना वो व्यक्ति। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, तो वो व्यक्ति तो वहीं रह गया, वो तो इस कोर्ट में आ नहीं पाएगा। या फिर यहाँ का जो जुरिस्डिक्शन का व्यक्ति है वो अगर नहीं आ पाता है, दोनों स्थितियों ने क्या कहा था, देन एफिडेविट। वो अगर एफिडेविट दे देता है तो वैसी स्थिति में वो सबूत पर्याप्त है किस बात का, कि समन की सर्विस। तो अगर ये पता चल जाता है कि समन की सर्विस सम्यक रूप से हो गई है, और इसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से सम्यक रूप से हो रही है, और जब ये ऐसी स्थिति बन गई और उसके बाद भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा है पर्टिकुलर डेट और टाइम पे, और अब उसका कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं बता रहा है कि हम क्यों नहीं उपस्थित हो पाए, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे। तो समन तो हम इशू कर ही चुके थे, तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी? तो ये तो बात वो लिखा है, देखिए 87 के जो बी है उसमें क्या लिखा है वो, तो समन हमने इशू कर दिया ना, इन लीव ऑफ समन थोड़ी किया। लीव ऑफ समन, इसका मतलब आप क्या समझे, या तो मजिस्ट्रेट समन के साथ साथ वही वारंट इशू कर सकता है, या फिर समन के जगह भी वारंट इशू कर सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट? जो मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड है समन और वारंट इशू करने के लिए, वही मजिस्ट्रेट ना। तो कौन मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड होता है? कोई क्या जरूरी नहीं है कि विचारण वाला ही मजिस्ट्रेट। हम लोग इस पर डिस्कस किए थे ना, ये भी हो सकता है कि जहाँ मामला अंतरित कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, वहाँ का मजिस्ट्रेट वो भी मजिस्ट्रेट। इसलिए जिस मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है करने का वो करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो आपका है सेक्शन 82, 81 तक तो हम लोग देख ही चुके थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये है प्रोक्लेमेशन।
पहले समन इशू करें, फिर वारंट इशू करें, फिर भी नहीं उपस्थित हुआ तो क्या करें? इसके बाद जो प्रोविजन है ये क्या है? अटैचमेंट कुर्की। आपको अलर्ट होने की जरूरत है। समन इशू किया हमने, वारंट इशू किया हमने, वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, अब क्या करें? सीधे अटैचमेंट कर दें? प्रोक्लेमेशन पहली बात कि हम कब करेंगे? किस चीज़ का डर है? कि वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। और ये डर कब हुआ? रीजन टू बिलीव कब है क्या? या तो एविडेंस लेने से पहले या बिना एविडेंस लिए। एविडेंस बिना लिए या एविडेंस लेने के बाद क्या स्थिति बनेगी? एविडेंस कब लेते हैं? आपके पास जिस वक्त जो कुछ भी आता है, चाहे कंप्लेंट हो या कुछ, उसके उस वक्त भी कुछ एविडेंसेस होते हैं, और एक वक्त होता है जिस वक्त आप इंक्वायरी करते हैं, उस वक्त भी एविडेंसेस होते हैं। एक वक्त होता है जब ट्रायल चल रहा है, उस वक्त एविडेंस लेते हैं। ये सारे पोजीशन क्या हो रहे हैं? एविडेंस लेने का समय बता रहा है आपको कि कब आप एविडेंस लेंगे। इसलिए उसने स्पष्ट कर रखा गया, या तो एविडेंस मत लीजिए, या एविडेंस लेने के बाद, एविडेंस लिए बिना भी, या एविडेंस लिए बाद। हो क्या रहा है कि व्यक्ति इस बात से है कि उस पे वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पहली बात इस चीज़ को कि जब भी प्रोक्लेमेशन होगा वो ऑलवेज रिटेन होगा। ये ओरल नहीं हो सकता। समन ओरल होता था क्या? वारंट ओरल होता था क्या? तो प्रोक्लेमेशन के कंसर्निंग क्यों नहीं कि रिटेन प्रोक्लेमेशन? समन कितने कॉपी में होता था? वारंट? हाँ ठीक है। ये रिटेन होगा। इसमें क्या कहेंगे हम कि कोई व्यक्ति, किस बात का डर है कि इस व्यक्ति को, देखिए यहाँ पहले तो प्रोक्लेमेशन होगा और कोई व्यक्ति प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर घोषित होगा, इन दोनों में फर्क है। उद्घोषणा का होना और उद्घोषित अपराधी, इन दोनों में फर्क है। उद्घोषणा हम कब जारी कर रहे हैं? इसको कब कर रहे हैं? जिस वक्त हमें, आप जान रहे हैं, समन लेने के लिए, सॉरी, वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा इस बात तो है, लेकिन जारी कब कर रहे हैं? या तो हम एविडेंस लें ना, या एविडेंस लिए तो उसके बाद भी कर सकते हैं, या बिना एविडेंस लिए भी कर सकते हैं। लेकिन किस बात का है डर कि उस पर वारंट का निष्पादन नहीं हो जाएगा, या व्यक्ति अपने आप को छिपा रहा है या भाग रहा है? ये ऐसी अगर बात है, हम प्रोक्लेमेशन करेंगे। प्रोक्लेमेशन में क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि भाई साहब आप पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आइए। तो इस भाई साहब को समय कितना देंगे? ये जो 30 डेज है, ये घोषणा के बाद की 30 दिन है, मतलब इसके पब्लिकेशन के 30 दिन बाद समय होना चाहिए। अब पब्लिकेशन कैसे होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ अलर्ट हो जाइए कि ये घोषणा जिस दिन पब्लिश हो गया उसके 30 दिन का हम समय दे रहे हैं उसको, ये उससे कम नहीं हो सकता। मिनिमम 30 दिन उसको समय देना ही देना है, और पर्टिकुलर डेट और टाइम पे, सॉरी डेट टाइम तो पर्टिकुलर समय इसका, हाँ जो इसका हाइट प्लेस है वहाँ उपस्थित होने के लिए हम इसको कह रहे हैं। अब ये घोषणा करें कैसे? तो उसके लिए जो आपका टू का प्रोविजन है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें 2 प्रोविजन है, उसको ध्यान से देखिएगा। 2 में 1 है एंड 2 है, और इसमें ABC है
ये व्यक्ति कहीं तो ऑर्डिनरी रिसाइड करता होगा, सामान्यतः निवास करता होगा, तो उस निवास में इसको पढ़ के सुनाया जाएगा। अब पढ़ के सुनाएंगे कैसे? हाँ, सहज दृश्य भाग पे ही तो पब्लिक प्लेस कहाँ, चौराहा पे? जिस भी विलेज या टाउन में व्यक्ति निवास करता है, मेला लगा है जहाँ माइक लगा के क्या पढ़ेंगे? या फिर ऐसा इकट्ठा होने का कोई जगह होगी, अगर छोटा टाउन होगा। पहले होता था, जैसे आप लोग देखे होंगे नगाड़ा वगाड़ा पीटता था सब, तो वैसी स्थिति में क्या होता था कि कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है तो वो लोग इकट्ठा हो जाते थे ऑलरेडी। अब तो चूँकि बहुत साइंटिफिक ज़माना आ गया, आप माइक लगा सकते हैं और जो क्या कहते हैं रिक्शा वाले को हायर करके उस पर लगा के घूम सकते हैं, वो जिस तरीके से भी। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपको पढ़ना है फर्स्ट। किसी भी सहज दृश्य भाग पे आप खड़ा होकर उसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति जहाँ निवास करता है, गाँव या शहर जो भी जगह हो, उस जगह पे आप क्या करेंगे, उसको चिपका देंगे। और तीसरा, कोर्ट परिसर में भी जो भी सहज दृश्य भाग है वहाँ भी चिपकाएंगे। ये तीनों के तीनों मैंडेटरी, ये ऑप्शनल नहीं है कि आपने एक कर दिया तो पूरा हो गया। ऑप्शनल क्या है कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि उस इलाके में जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है, चाहे वह गांव हो या शहर हो, वहाँ कोई न्यूज़पेपर आता है जो सर्कुलेशन में है, तो वैसे स्थिति में लगता है तो वो उस न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के लिए उसको दे सकता है। न्यूज़पेपर में प्रकाशित होना मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट को लगना चाहिए। जब ये तीनों चीज हो चुका है तो वैसी स्थिति में ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होगा इस बात का कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो गया। इसका फायदा क्या हुआ? कंक्लूसिव प्रिजम्पशन का क्या फायदा होता है कि व्यक्ति अब ये प्ली नहीं ले सकता है कि हमें प्रोक्लेमेशन की सूचना नहीं मिली। लेकिन क्या करना होगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक कहाँ जरूरत है? न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन जरूरी नहीं है, कोर्ट को जब लगेगा तो बाकी, लेकिन वो तीनों वो करना है। और ये जब ऐसा कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि पब्लिकेशन हो गई। पब्लिकेशन हो गई तो यहाँ से जिस तारीख को भी हो गई, जिस तारीख को भी न्यायालय ने ये लिखित घोषणा कर दी कि ये सब चीज़ें पूरी हो गई, तो इस तारीख से 30 दिन, क्योंकि पब्लिकेशन की बात की 30 दिन की बात हो रही है ना, उस व्यक्ति को 30 दिन का समय कब से मिलने वाला है? पब्लिकेशन से। और पब्लिकेशन का कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कब है? जब ये सारी चीज़ें कोई घोषणा हो गई तब से। देखिए जो 4 है वहाँ कुछ सेक्शंस हैं, वो आप देख लीजिए कि अगर कोई अपराध इस तरीके का है जिसमें ये सब सेक्शंस लगते हैं, और सेक्शन क्या है? 302, 304। आप याद कैसे करेंगे? 302, 304, उसके बाद 364, 367, उसके बाद 382, उसके बाद 392, 392 से लेके चले जाइए 400 तक, 392, 93, 94, 95, 96, 400, उसके बाद 402, उसके बाद 436, उसके बाद 449, 459 एंड 460। ये आईपीसी के सेक्शन हैं। अगर इसके कंसर्निंग कोई अपराध हुआ है तो वैसी स्थिति में न्यायालय इसको उद्घोषित अपराधी घोषित करेगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसको डिक्लेयर कर रहा है? वो
जब इस तरह की घोषणा करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया वो उस व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी, तो उसके डिक्लेयर कर देने से थोड़ी हो जाएगा, फिर उसको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न, उसके बाद उसको उसी जगह पे फिर पढ़ना है, चिपकाना है और कोर्ट में भी चिपका देना है। ये प्रक्रिया को फिर से फॉलो करना पड़ेगा। क्या फ़र्क समझे आप प्रोक्लेमेशन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में? यस, जिसमें एग्जीक्यूशन, वारंट के एग्जीक्यूशन में नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सब सेक्शन से कंसर्न है। याद कीजिए जिस वक्त हम लोग सेक्शन 40 देख रहे थे, वहाँ भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिफाइन था। वो किसके कंसर्निंग था? विलेज के कंसर्निंग तो था। वो विलेज जहाँ वो सटा हुआ है, कहाँ? ऐसा अपराध जो भारत के बाहर किया गया है, या मान लिया जाएगा, हाँ, तो वैसी स्थिति में भी हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इसको डिक्लेयर कर रहे थे। अभी तो वही बता रहे थे, आप कहाँ रहते हैं? बिल्कुल, उसमें दिखा हुआ है ना 5 में, 82 के सब सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? ये भाई साहब अब फिर नहीं आए, तब क्या करें? देन अटैचमेंट करेंगे। प्रोविजन 83। जिस वक्त हम लोग इस सेक्शंस को देखेंगे, साथ साथ आप अपने FBI एक्ट में लिख लीजिए, इसको साथ साथ पढ़ेंगे। 461A एंड 466 CRPC। सबसे पहली चीज कि कुर्की का आदेश कौन न्यायालय देगा? नहीं, गौर से देखिए, वहां लिखा हुआ है जो प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करेगा वही देगा। और न दिया तो, किसी और ने दे दिया तो यस, वो वॉइड हो जाएगा सारी प्रक्रिया। इसीलिए ये प्रोविजन है 461A। ऐसी अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित कर देती है, उसमें क्या है कि अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है मजिस्ट्रेट, तो वैसे स्थिति में अगर उसने अटैचमेंट का आदेश दे दिया है या उसके अटैच्ड प्रॉपर्टी के सेल का आदेश दे दिया है, दोनों स्थिति में वो सारी की सारी प्रोसीडिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। सेल के तहत किसी ने सामान खरीद लिया, देन सेल होगा तो कोई खरीदेगा ही ना, तब क्या होगा? आप बेच रहे हैं तो कोई खरीदेगा भी, और किसी ने खरीद लिया और ये आदेश उस मजिस्ट्रेट का नहीं था जिसने प्रोक्लेमेशन दिया था, वैसे स्थिति में सेल क्या हो जाएगा? वो भी नल एंड वॉइड, क्योंकि इसकी सारी प्रोसीडिंग ही नल एंड वॉइड हो जाएगी ना। 461A में क्या लिखा हुआ है? वैसे कर जाएगी वो। जिस वक्त हम लोग देख रहे थे सेक्शन 82, वो किसके कंसर्निंग था? प्रोक्लेमेशन के कंसर्निंग।
तो प्रोक्लेमेशन करने का कोई फॉर्म होगा, और वो फॉर्म कहाँ मिलेगा हमें? प्रोक्लेमेशन कैसा नहीं? 4 and 5, ठीक है उसको 4 एक्यूज के कंसर्निंग और 5 विटनेस के कंसर्निंग। इसलिए वहां सिर्फ लिख लीजिए जहां सेक्शन 82 आपने लिखा है, फॉर्म के कंसर्निंग फॉर्म नंबर 4 and 5। 4 किसके कंसर्निंग? एक्यूज के कंसर्निंग। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी इसमें मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और 5 विटनेस के कंसर्निंग। ये सब कोर्ट की प्रोसेसेस है ना, और कोर्ट ऑथराइज है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, तो यहाँ वो सेम सेक्शन लागू हो जाएंगे जो समन के कंसर्निंग लागू हो रहे थे। यानी अगर उसका डिसओबीडियंस हुआ, या वो व्यक्ति फरार हो गया, या उसने उसकी कार्रवाई में कोई दखल डाली है। कौन कौन सा सेक्शन बताया था हमने? आईपीसी का पेनल प्रोविजन? अरे नहीं सर, 172, 173, 174, डिसोबीडियंस के कंसर्निंग 174, 172 जब वो फरार हो जाता है, 173 आपने प्रोक्लेमेशन के लिए लगाया नोटिस, उसने किसी ने फाड़ दिया तो उसके कंसर्निंग 173। ठीक है, कुछ पूछना है? अच्छा, और जब हम लोग अटैचमेंट की बात करेंगे तो इसके कंसर्निंग जो फॉर्म नंबर है वो है 7, 6 and 8। 6, 7, 8 क्यों नहीं बोला हमने? हाँ, क्योंकि जो 6 है वो किसके कंसर्निंग है? 6, 7, 8। 6, 7, 8। 4, 5 तो यहाँ छोड़ दिए हम लोग, उसके बाद 6, 7, 8 नीचे आ गए। सिक्स है विटनेस के कंसर्निंग, 7 है एक्यूज के कंसर्निंग, और 8 है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंसर्निंग। जिस वक्त कुर्की हो रही है, अभी पहले देख लेते हैं उसके बाद हम और। अटैचमेंट कौन कर रहा है इतना तो क्लियर हो गया। कौन कर रहा है? बस वही ऑथराइज्ड है, वही करेगा अटैचमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट जो व्यक्ति प्रोक्लेमेशन कर रहा है, क्या वो साथ साथ अटैचमेंट का आदेश दे सकता है? हाँ, वो दे सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस। क्या जो कोर्ट वारंट इशू कर रहा है वो अटैचमेंट का आदेश दे सकता है? वो डिपेंड करता है कि अगर वो प्रोक्लेमेशन करेगा तभी। प्रोक्लेमेशन को बाइफरकेट करते हुए या उसको डिसरिगार्ड करते हुए क्या अटैचमेंट का आदेश दिया जा सकता है? नहीं, वो इलीगल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमें एक्यूज से बदला नहीं लेना है। पर्पस क्या है? उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, उसको उपस्थित करना है कोर्ट के सामने। ऐसा थोड़ी है कि मान के बैठे हुए हैं कि ऑलरेडी ही कन्विक्ट है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए उसको इस तरह का हम कोई हरकत नहीं करेंगे कि उस पर बेवजह इस तरह की कोई बात। तो पहली स्थिति यह है कि प्रोक्लेमेशन वही करेगा कोर्ट, अटैचमेंट के आदेश वही देगा कोर्ट जो प्रोक्लेमेशन कर चुका है। प्रोक्लेमेशन एक ही जगह होता है। ये कब होगा? जब प्रोक्लेमेशन के बाद होगा या प्रोक्लेमेशन के साथ साथ होगा? प्रोक्लेमेशन के बाद किसी भी वक्त दे सकता है, लेकिन अगर विथ एफिडेविट या इस तरह से कोई यकीन दिला दिया जाए कोर्ट को कि जिस व्यक्ति के कंसर्निंग प्रोक्लेमेशन किया गया है
वो अपनी सारी संपत्ति या उसका कोई पार्ट बेचने वाला है, या सारी संपत्ति या उसका कोई पार्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटाने वाला है। दोनों में क्या फर्क हुआ? बेच देगा तो नहीं हटेगा। इन दोनों का मतलब यही है ना कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से भाग रहा है, वो ट्रायल को फेस नहीं करना चाह रहा है। तो वैसे स्थिति में हम इसको रोकना चाहेंगे, और रोकने के कंसर्निंग क्या करेंगे? हम वैसी स्थिति में ही सिर्फ प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का आदेश दे सकते हैं, वरना प्रोक्लेमेशन के लिए हमने 30 दिन का समय दिया था ना, कि 30 दिन के भीतर उपस्थित हुई है। अब जब हम प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का आदेश दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 30 दिन का तो वो समय चल ही रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है। एक तो ये स्थिति बनेगी कि उस वो व्यक्ति जहां रहता है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में जितनी भी प्रॉपर्टी है इस आदेश के बाद, अटैचमेंट के आदेश के बाद ऑथराइज्ड हो जाएगी अटैच करने के लिए। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी सिर्फ उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ही हो, उसके बाहर के भी जुरिस्डिक्शन में हो सकती है। वैसे स्थिति में क्या करेंगे? यस, वहां के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। तो वो क्या करेगा? याद कीजिए, जब भी बाहर भेजते थे तो वो क्या करता था? यस, वो भी वही करेगा, वो इंडोर्स करेगा। और जब वो इंडोर्स कर देगा तो उस इलाके में जहाँ का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो उस इलाके में उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको वो कोर्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमने बताया कि उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ बनता है। प्रोक्लेमेशन एक खत्म थोड़ी हो गया। कौन जांच करेगा? क्या कहता है उसका सबसेक्शन 3? देखिए, जब अटैचमेंट के कंसर्निंग जांच की बात आएगी तो जो कोर्ट ऑथराइज किया है वो कोर्ट जांच करेगा। ये तो एक सिंपल सा कंडीशन है। लेकिन जहां आपने डीएम को भेज रखा है वहां कौन जांच करेगा? वहां सीजीएम कर रहे हैं ना। कौन कर रहे हैं वहां? नहीं मिला क्या? तो जो कोर्ट कह रहे सीजीएम की जहां तक जांच की बात आएगी तो वो या तो खुद करेगा या अपने सबऑर्डिनेट से करवा लेगा। पहले तो आप इसको इस तरह से समझिए कि अब हम जब कुर्की का आदेश दे रहे हैं तो संपत्ति कितने तरह की होगी? तो हम इसको, चलिए इसी को मान लीजिए, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल को भी दो पार्ट में बांट दें, एक तो प्रॉपर्टी होगी और दूसरा क्या होगा? जीव जंतु, वो भी तो प्रॉपर्टी होगी। ये भी हो सकता है कि इसके कंसर्निंग कुछ डेट हो। डेट क्या होगा? कर्ज अगर कोई लिया गया है तो कर्ज कैसे कर लेते हैं? मकान का कर्ज थोड़ी लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर्ज लेते हैं क्या? किसी को कहते हैं कि अपना मकान हमको कुछ दिन के लिए कर्ज दे दो? किसी का कर्ज लेते हैं? पैसे का? तो वो क्या है? मूवेबल है। तो व्यक्ति के पास मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबके कंसर्निंग अलग अलग प्रोविजन है कि हम उसको कैसे अटैच करेंगे। जब बात मूवेबल या डेट की आएगी, हम इन दोनों को अगर अटैच करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? छीन लें इससे, सीजर कर लें, जब्त कर लें इससे,
या फिर रिसीवर नियुक्त कर लें, यही स्थिति बनेगी ना। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी आपको अटैच करनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपकी घड़ी है, आपका कलम है, यह सब क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको छीन लेना थोड़ा सा मतलब लीगल नहीं लगता, बट वो सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। दूसरी स्थिति, उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कर लेंगे। ये तो हो सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पास हो, तो उसको हम एक रिटेन आदेश देंगे कि उसको मत वापस करना, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है। यही कर सकते हैं ना। किसी और के पास है तो उसको रिटेन आदेश दे देंगे कि उसको वापस मत करना, या उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो अपने वो भी उसको नहीं देना। तो वो ये कह रहा है लास्ट में कि इसका कोई, या तो हम सब के सब अपनाएं। हमने टोटल कितना देखा, 4। तो ये कह रहा है कि या तो आप टोटल अपना लीजिए या इसमें से कोई 2 अपना लीजिए। एक अपनाने से काम नहीं चल रहा है, इसलिए एक नहीं अपना सकते हैं, प्रोसीजर में ही लिखा हुआ है। या तो सारे अपना लीजिए या फिर एटलीस्ट 2। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसर्निंग अगर बात करेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कहाँ डेफिनेशन दी गई है। हाँ, क्या कहता है वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लैंड है, उससे उत्पन्न होने वाली जो आय है वो भी है, हम लोग देख चुके हैं टीपी में। ये सब के सब क्या है, मछली मारने का अधिकार क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सब के सब हम जब अटैच करेंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो यह है कि उस लैंड से कोई रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा हो, वैसे स्थिति में हम डीएम को ऑथराइज कर देंगे, क्योंकि रेवेन्यू लेना है ना, तो रेवेन्यू के लिए कौन ऑथराइज्ड है, कलेक्टर। और अगर रेवेन्यू देने वाली प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो वैसे स्थिति में फिर उसने कहा कि या तो आप इसको पोजीशन में ले लीजिए, कब्जे में ले लीजिए। अटैच कैसे कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। या फिर उसको रिसीवर नियुक्त कर दीजिए। यह हो सकता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने लीज पे दे रखा हो, तब जिस व्यक्ति को आपने लीज पे दे रखा है हम उसको रिटर्न आदेश दे देंगे कि ये उसको हैंड ओवर नहीं करना, और जो रेंट मिलता है उसको कहेंगे कि उसको मत देना। और फिर या तो चारों या तो ये स्थिति बनेगी। अगर उसके पास कोई ऐसी वस्तु है जो जीव जंतु है या बहुत जल्दी ही खराब हो जाने वाली चीज, तब वैसे स्थिति में उसको बेच देंगे, और जो आपको रुपया मिलेगा उसका क्या करेंगे, कहाँ, कोर्ट में, कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा कि किसको देना है नहीं देना है। उसके आदेश के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे, उस जो भी उससे सेल के बाद जो उसको मिला है, ये चीज़ है वो सब अभी तुरंत पता चलेगा। क्योंकि जिस पर आप आने जाने की खर्चा क्यों कर रहे हैं, आप रिसीवर अपॉइंट कर रहे हैं तो आप इसका कहाँ से निकालेंगे, ये भी तो है ना। और रिसीवर की शक्ति कौन सी होगी, जो हम लोग सीपीसी में देखें, सीपीसी में कहाँ देखें हैं, ऑर्डर 40 में। तो वैसे स्थिति में जो उसकी शक्तियाँ हैं वो यहाँ भी उसकी शक्तियाँ लागू होंगी। खर्चा वर्चा भी हम लोग तुरंत देख रहे हैं क्या होगा, क्योंकि जिस वक्त इसको लौटाएंगे ना उस वक्त वो खर्चा काट के लौटाएंगे। ये सब इससे कुछ नहीं ज़्यादा। तो आप भागे क्यों थे, कितना प्यार से तो आपको समझ शुरू कर रहे थे। उसके बाद वारंट इशू किया, उसके बाद प्रोक्लेमेशन किया, लास्ट में हम अटैचमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। हमने कहा कि इसका फॉर्म है, और वो फॉर्म अगर उस फॉर्म में नहीं है या गलती से
किसी और की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई, अटैच हो गई, ये हो सकता है। आदेश में ही कुछ इस तरह की बात है। तो जो कुर्क करने वाला अधिकारी है, अगर उसने कुर्क कर लिया, अटैच कर लिया, तो क्या वो ऑथराइज था अटैच करने के लिए? नहीं था। तो कैसे अटैच कर लिया? ऑथराइज तो था ही, बट उसमें मिस्टेक किसकी हुई है? दूसरे प्रॉपर्टी को, या किसी खास वजह से, जिस वजह से मिस्टेक हो गई। तो जब वो अटैच करने जा रहा है तो दूसरे के लैंड में एंटर कर रहा है, तो क्या उसको हम ट्रेसपासर मान लें? क्योंकि वैसे स्थिति में वो ऑथराइज तो नहीं था उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, फिर भी उसने अटैच कर लिया। इसके लिए वो प्रोविजन है 466। कोई फॉर्म है जिसमें त्रुटि रह गई हो या इस वजह से कोई अनियमितता आ गई है, तो वैसे स्थिति में जो अटैच करने वाला अधिकारी है वो ट्रेसपासर नहीं ट्रीट होगा। सारे प्रोविजन एक जगह लिखे रहिए ताकि आपको रिवीजन के वक्त हेल्प मिलता रहे। ठीक है, हमने अभी एक बात आपको कही है कि कुर्की अगर कर रहे हैं, वैसे स्थिति में एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि आप मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, किसी एक व्यक्ति कोई वहाँ एक्यूज्ड है, तो प्रॉपर्टी तो सबकी है ना। तो वैसे स्थिति में आप किसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे? एक्यूज्ड की ना, कि जो एक्यूज्ड नहीं है उनकी भी। तो वो क्या क्लेम करेंगे कि प्रॉपर्टी में मेरा हक है, आप इसको नहीं कर सकते हैं अटैच। ये क्लेम कर सकता है या ऑब्जेक्शन कर सकता है या नहीं? यहां कहां आएगा? हम लोग तो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, हम लोग अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ये बात भी याद रखिए कि जो वहाँ सीपीसी का सेक्शन 60 है कि किस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है, वो यहाँ लागू नहीं होगा। सेक्शन 60 में है ना, किनके संपत्ति, वो इस जगह लागू नहीं होने वाला है। उसके लिए जो प्रोविजन है वो है आपका नेक्स्ट प्रोविजन 84, जो कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं, उसका प्रोविजन वहीं हमने दे रखा है। उसमें इतना याद रखिए कि ऑब्जेक्शन करने के लिए एंटाइटल व्यक्ति वह है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है, दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा लिखा हुआ है कहीं? क्या लिखा हुआ है? हम लोग क्या कहा कि किस व्यक्ति को ये राइट नहीं है ऑब्जेक्शन करने का? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। दूसरी चीज, इसकी टाइम पीरियड क्या है, कब से? डेट ऑफ अटैचमेंट से, नोटिस ऑफ अटैचमेंट से नहीं है। जिस तारीख को अटैचमेंट हो गई है उस तारीख से 6 महीने के भीतर ये व्यक्ति आपत्ति कर सकता है और क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम करेगा? कि उस प्रॉपर्टी में मेरा हक है, और हक है तो इस प्रॉपर्टी को आप सेक्शन 83 के तहत अटैच नहीं कर सकते हैं। ये क्लेम और ऑब्जेक्शन कहाँ करेगा? निश्चित रूप से जिस कोर्ट ने आदेश दिया है। ये तो तब ना कि जब उसके लोकल जुरिस्डिक्शन की बात है। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में फिर वही स्थिति बन जाती है, क्योंकि हमने आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में किसको दिया था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। बट ये ऑब्जेक्शन कहाँ करेगा?
ये सीजियम को करेगा, जिसके लोकल जुरिसडिक्शन में पड़ता है इसकी प्रॉपर्टी। जब ये ऑब्जेक्शन करेगा तो ये बात हो सकती है, क्योंकि सारी की सारी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की कंसर्निंग आदेश थोड़ी गलत हो सकते हैं। उसमें तो उस व्यक्ति की भी प्रॉपर्टी शामिल हो सकती है ना, अगर जॉइंट व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी शामिल है, आपकी भी प्रॉपर्टी शामिल है। तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो आपके आदेश को पूर्णतः मान लेंगे या भागतः मानेंगे, पार्शियली मंजूर कर देंगे या पार्शियली नामंजूर कर देंगे। जिस वक्त आप ऑब्जेक्शन करेंगे इसकी जांच की जाएगी, और ये जांच कौन करेगा, निश्चित रूप से वो कोर्ट या फिर सीजीएम साहब खुद भी जांच कर सकते हैं, या अपने सबऑर्डिनेट को बोल सकते हैं कि जांच करें। अगर इसकी बात नहीं मानी गई, इसके क्लेम को नहीं माना गया, पूरी तरह से नहीं माना गया, नहीं, होल और इन पार्ट अगर नहीं माना गया, तो वैसी स्थिति में इसके पास क्या राइट बनता है। तो ये क्या करेगा कि उस आदेश की तारीख से 1 साल के भीतर एक सूट लाएगा अपने क्लेम को एस्टेब्लिश करने के लिए। आपको टाइम पीरियड याद रखनी है, कितने समय दिया है इसको, 1 ईयर, और ये अपना दावा कब तक कर सकता था, 6 महीना। दावा करने के लिए 6 महीना और सूट लाने के लिए 1 ईयर। किस बात के लिए सूट ला रहा है, उसका दावा जो भी है, हाँ, अपने राइट को एस्टेब्लिश कर रहा है। और जो ये आदेश दिया जाएगा किस बात के लिए, कि इसका जो क्लेम है इसको हमने पार्टली या होली अस्वीकार कर लिया है, यह कंक्लूसिव होगा, मतलब अंतिम होगा, फाइनल होगा, उस सूट के डिक्री के अधीन रहते हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आदेश की कोई अपील नहीं होगी, यानी सेक्शन 84 में जो आदेश दिया जाएगा उसकी अपील नहीं होती है। सेक्शन 84 का 4 देखिए क्या कह रहा है, उसकी अपील नहीं होगी ना, तो क्या हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, उसकी रिवीजन हो सकती है। ठीक है, रिवीजन किस चीज के कंसर्निंग होती है, किसी भी आदेश के करेक्टनेस, लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी, शुद्धता, वैधता और औचित्य के कंसर्न, तो ये हम रिवीजन कर सकते हैं, बट इसकी अपील नहीं होगी, यह आदेश अंतिम हो जाएगा। अंतिम हो जाएगा मतलब आपने आज यह आदेश दिया और इसकी प्रॉपर्टी बेच दी, और कल होके सिविल सूट का डिसीजन आ गया, डिक्री आ गई कि नहीं इसका इंटाइटलमेंट था, तब क्या करेंगे, हाँ, तो वो रुकेगा कुछ दिन। तो कब तक नहीं करेगा उस पर भी लिखना है कि सेल कब तक नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन सेक्शन 85, जिसमें वो कह रहा है, 84 देख लिया आप लोग ना, 85 कह रहा है 3 चीजों की कंसर्निंग बात हो रही है, या तो रिलीज कर दें इसकी प्रॉपर्टी को, या सेल कर दें, या रिस्टोर कर दें। पर्पस क्या था अटैचमेंट का, कि व्यक्ति कोर्ट के समक्ष, नहीं, पर्पस तो यह था कि आ जाए, तो आ जाता है तो रिलीज कर देते हैं, अगर वो पर्टिकुलर डेट और टाइम पे प्रेजेंट हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी के कंसर्निंग जो अटैचमेंट का आदेश था समाप्त कर देंगे और उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देंगे। अगर नहीं आता है तो वैसी स्थिति में सेल करेंगे, लेकिन सेल तुरंत नहीं करेंगे, सेल करेंगे 6 महीने के बाद कम से कम, और साथ साथ जो सेक्शन 84 के कंसर्निंग
आपने ऑब्जेक्शन लगा रखी है उस पे जजमेंट आ जाने तक, उसके बाद ही हम करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे। लेकिन तुरंत कब कर सकते हैं? जब पेरिसेबल नेचर का कोई गुड्स है या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभी सेल कर देना उसके मालिक के लिए बेनिफिशियर है। इसी दो कंडीशन में हम तुरंत सेल कर सकते हैं, अदरवाइज 6 महीना रुकना है हमें। और 6 महीना ख़त्म हो गया और अगर जजमेंट नहीं आई है तो भी रुकना है। इसलिए वहाँ और एंड लिखा हुआ है ना, एंड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों स्थिति में एटलीस्ट 6 महीना तो हमें रुकना ही रुकना है। अब पहले आ गया 6 महीना के पहले तो तब तो कर सकते हैं, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है निश्चित रूप से। अब देखिए उसका जो थर्ड प्रोविजन है, हमने क्या क्या देखा? रिलीज देख लिया, सेल देख लिया। अब रिस्टोर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना है। रिस्टोर मतलब इसकी प्रॉपर्टी लिए थे हम, कब तक रखें इसकी प्रॉपर्टी? हमने तो अटैच कर रखा था ना, जिम्मा थोड़ी ले रखा था कि अब सारी रिसीवर नियुक्त कर दी और क्या क्या किया, सबका खर्चा हम जिंदगी भर देते रहे। ये तो हम करेंगे नहीं। तो क्या कर रहा है? 2 साल तक, अगर वह व्यक्ति मान लीजिए 2 साल के भीतर आ गया तो प्रॉपर्टी को हम कब तक रह सकते हैं? 2 साल तक। 2 साल के बाद क्या करेंगे और 2 साल के अंदर क्या करने वाले हैं? 2 साल के अंदर और 2 साल के बाद जो भी करेंगे वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति उपस्थित हुआ है या नहीं। अगर वह व्यक्ति उपस्थित हो गया 2 साल के अंदर तो निश्चित रूप से हमारा तो काम था कि वो प्रेजेंट हो जाए। प्रेजेंट कहाँ? उस कोर्ट के सामने। अगर ये आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम तो पहले ही कहें कि रिलीज कर देंगे। लेकिन इस बीच अगर हमने उसकी प्रॉपर्टी बेच दी है तो बेच दिया है तो पैसा तो अपने ही पास रखे थे, लेकिन तब अटैचमेंट के कंसर्निंग जो खर्च हुआ है उसको काट के ही हम वापस करेंगे। अगर आधी प्रॉपर्टी बेची है तब तो आधी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे और बाकी जो पैसा आधी प्रॉपर्टी से बेचने के बाद मिला है उसको उसी के अकॉर्डिंगली उसके खर्च में एडजस्ट करते हुए उसको वापस करेंगे। देखिए वहाँ शुद्ध आगम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने पैसा बहुत दिनों तक रखा है तब हम उस पर इंटरेस्ट देने के लिए ला बोले, वो सब काम हम नहीं करेंगे। अगर 100 रुपया हमें मिला है बेचने से तो 100 रुपया पे कोई इंटरेस्ट देने नहीं जा रहे हम आपको। 100 रुपया में 50 रुपया खर्च हो गया प्रोसीडिंग कंसर्निंग तो आपको मिलेगी सिर्फ 50 रुपया। 100 रुपये के इंटरेस्ट को भूल जाइए आप कभी, वो इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है आपको। यहां तक क्लियर है? अब जो पैसा है या प्रॉपर्टी है वो हमको मिलने में दिक्कत हो रही है, हमको नहीं दी जा रही है। हम आ गए हैं, डिमांड भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं दी जा रही है। आपके पास क्या रेमेडी है? आप अपील करेंगे। तो अपील कहाँ करेंगे? क्या मतलब है इसका? जहां से उस कोर्ट की, जहां आपने आवेदन दिया था उस कोर्ट की, जो भी कोर्ट है कंसर्निंग कोर्ट, उसकी अपील होती है। हम लोगों ने देख चुके थे ना किसकी अपील कहाँ होती है? मजिस्ट्रेट की अपील, सेशन कोर्ट की अपील, वो डिपेंड करता है कि असिस्टेंट सेशन यस उस पर डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ अलर्ट रहिएगा। ठीक है। अब जो प्रोसेसेस के कंसर्निंग जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं उसमें 87 हम लोगों ने देख लिया। 88 को देखिए कि न्यायालय वो कोर्ट कैसा है। 88 का कोर्ट वो कोर्ट है जो समन या वारंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है, बट वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में समन या वारंट इशू करने किया जाने वाला है वो उसी कोर्ट में मौजूद है। तो आप करते क्या समन और वारंट इशू करके? उसको उस कोर्ट में बुलाते, वो ऑलरेडी उसी कोर्ट में मौजूद है। तो उसको क्या कहेंगे कि रुको दिन रात यहीं पे, क्योंकि अभी तो ट्रायल शुरू होगा और पता नहीं कब तक चलेगा। तो वैसी स्थिति में चूंकि वो आ चुका है तो हम उसको बॉन्ड फर्निश करने के लिए कहेंगे।
और ये बॉन्ड विद सीओटी भी हो सकता है, विदाउट सीओटी भी हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड फर्निश करने के लिए कह दिए तो ये बहुत शरीफ बन जाएगा क्या, कोर्ट में उपस्थित हो जाएगा। अगर बॉन्ड के एग्जीक्यूशन में ये उपस्थित नहीं होता है, वैसे स्थिति में इसका बॉन्ड रद्द हो जाएगा और फिर हम वारंट इशू करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देंगे। यानी सेक्शन 89 जो है वो उस बॉन्ड के फेलियर हो जाने पे लागू होता है। और लास्ट प्रोविजन हम लोग ने देख लिया है 90 कि जो भी समन एंड वारंट के कंसर्निंग जहाँ भी इस कोड के कंसर्निंग प्रोविजंस हैं उसके लिए जो हमारा प्रोविज़न है कहाँ से लेके कहाँ तक, 61 से लेके 89 तक वो सब के सब लागू हो जाएंगे।